हेलो दोस्तों, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम जो क्लास 11th है उसकी पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा लास्ट चैप्टर जो चल रहा है उसकी चौथी वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमने देख लिया था ऊपर का, इसके बाद हम देख रहे हैं कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सबसे पहले देखो सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार, वयस्क नहीं लगा हुआ है इसमें, सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मतलब पूरी भूमि पर मत देने का अधिकार, यानी कि भूमि पर जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं उनको जाति, धर्म, भाषा और दूसरी भेदभाव को भुला करके उन सबको एक निश्चित उम्र प्राप्त करने के बाद मत देने का, यानी अपना विचार प्रकट करने का, अपना वोट देने का अधिकार मिलना, इसको हम क्या कहेंगे? सार्वभौम मताधिकार। इसमें देखते हैं दो अन्य केंद्रीय विशेषताओं की उपलब्धि की गिना जा सकता है। सार्वभौम मताधिकार के प्रति वचनबद्धता अपने आप में कम और बड़ी उपलब्धि नहीं है, खासतौर पर उस स्थिति में जब माना जाता है कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है। हमें देखते हैं कि हमारे इतिहास में भी पढ़ते हैं कि जो प्राचीन समय से ही ऊंच नीच का व्यवहार हमारे यहाँ समाज में चलता आ रहा है, इसको समाप्त करना लगभग असंभव। सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा गया क्योंकि पश्चिम के उन देशों में भी जहां लोकतंत्र की जड़ स्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके और महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। उनको भी बहुत देर से इस अधिकार को दिया गया। अमेरिका जैसे जैसे हम मानते हैं कि बहुत बड़ी डेवलप कंट्री है, विश्व की प्रथम ऐसी राष्ट्र है, प्रथम ऐसा देश है जो सबका आर्थिक रूप से सबसे मजबूत है, वर्ल्ड पावर जिसको माना जाता है, उसमें भी बहुत देर के बाद में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। एक बार के विचार से समाज में अभिजात तबके को जगह बना ली थी। इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी अपन पा। लोकतांत्रिक स्वशासन मतलब लोगों का तंत्र स्वयं के द्वारा चलाना, यानी कि वह शासन जो स्वयं के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चलाया जाए। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमेशा एक ऐसी राज व्यवस्था मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। हम देखते हैं वैदिक युग में भी, हमने जो वहाँ का वैदिक इतिहास में पढ़ते हैं वैदिक युग में कि जो राजा है उसको सभी समाज वालों ने चुना है और चुन करके उसको राजा बनाया गया है। बाद में धीरे धीरे हम आते हैं दूसरे उनमें, तो यानी कि भारत के परंपरागत रूप से जो राज व्यवस्था थी उसमें भी लोकतंत्र के कुछ विचार, कुछ अंग, बीज मौजूद थे। सार्वभौम मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीज विचारों से एक है। हम इसको देखते हैं हमारे संगम युग में देखते हैं, उसके बाद दक्षिण भारत के साम्राज्यों में देखते हैं कि जो सार्वभौम मताधिकार का विचार है हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में किया गया था। ये अंडरलाइन करना, फटाफट इसको अंडरलाइन करो कि भारत में सबसे पहले अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का प्रयास कब किया गया? 1895 में। किसके नाम से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से। इससे पहले प्रयास में भी इसके लेखक ने घोषणा की कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का हक है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में, क्योंकि ये 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, उस समय भारत वालों को एक चैलेंज किया गया था अंग्रेजों ने कि तुम इस लायक नहीं हो कि शासन की बागडोर संभाल सको, इसलिए तुम्हें पहले चैलेंज किया जाता है तो कि तुम अपने देश का संविधान बनाने की कोशिश कियो। और इस आधार पर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई थी एक भारतीय संविधान के बनाने की प्रक्रिया के रूप में। नागरिकता की धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को, चाहे वो कौन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, लोकसभा के लिए मत देने का अधिकार होगा। इस रिपोर्ट में हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा भी दिया गया जो राष्ट्रमंडल की भू सीमा में पैदा हुआ। अब राष्ट्रमंडल मतलब, क्योंकि उस समय जब अंग्रेजों ने हम पर कब्जा कर रखा था, और अंग्रेजों ने हम पर ही नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे जिन पर कब्जा कर रखा था, और बाद में इन लोगों ने सब ने मिलकर के एक मंडल बनाया, इसको हमने राष्ट्रमंडल का नाम दिया, यानी एक ग्रुप बनाया, संगठन बनाया, और जिसे किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की है तथा इसके पिता इस भू सीमा में हो या बस गए हो। इस तरह शुरुआती दौर से ही सार्वभौम मताधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण वैधानिक साधन माना गया। वैधानिक यानी कि विधि के अनुसार, जिसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा इजहार कर सकती है। अगला हमारा पॉइंट सार्वभौम मताधिकार समझ में आ गया, यानी कि भूमि पर जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं उन सबको अपना मत देने का अधिकार,
ये क्या कहलाएगा? सार्वभौम मताधिकार। और वयस्क जब हम जुड़ा देते हैं इसमें, तो एक निश्चित उम्र पूरी करने के बाद, यानी हम छोटे बच्चे को तो मत देने का अधिकार नहीं दे सकते कि भाई वो कैसे अपना निर्णय ले पाएगा। तो एक ऐसी निश्चित उम्र के बाद, जिसके बाद व्यक्ति समझदार हो जाता है, उसको हमने किसके नाम से दे दिया? वयस्क। जैसे हमने देखा अभी मोती नेहरू रिपोर्ट के आधार पर कितनी उम्र दी गई थी? 24 वर्ष। अगला पॉइंट हमारा है संघवाद। हम देखते संघ। संघ क्या होता है? यानी कि बहुत से छोटे मोटे क्षेत्रों का जुड़ाव एक जगह, यानी ऐसे क्षेत्र, ऐसे राज्य, उनका आपस में जुड़ाव और संघ बना लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं वर्तमान में, और केंद्र शासित प्रदेश लगभग 10 हैं। तो इन सबको मिला करके संगठन बनाना और उसको संघ नाम दे दिया। अब संघ और एक अर्ध संघ, दो बात हो गई। संघवाद में, संघ में क्या होता है कि ये सब राज्य अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। सिर्फ ये एक समझौते के तहत एक संगठन बनाते हैं और आपस में मिलते हैं। लेकिन अर्ध संघ जो भारत में अपनाया गया है, उसमें राज्यों को शक्ति तो दी गई है, अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्रता उनको नहीं दी गई। उनकी जो शक्तियां हैं, केंद्र ने शक्तियों का डिवाइडेशन किया है, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो केंद्र ने अपने पास रख ली है, वो राज्यों को नहीं दी है। अगर राज्य ऐसी हरकत करता है तो संघ के आधार पर केंद्र उन पर बैन लगा सकता है। मेरे हिसाब से संघवाद समझ में आया होगा। संघ मतलब विभिन्न राज्यों का संगठन, क्या कहलाएगा? संघ। हम देखते हैं जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर से संबंधित, पूर्वोत्तर हम जानते हैं ना 7 सिस्टर के नाम से, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे जो स्टेट है हमारे, इसके इनको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेदों को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया। अब संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि हमारे ये हट गया। इसमें तुम्हें अगले जो 12th में आओगे तो तुम्हें संघवाद के बारे में भी उसमें भी बताया जाएगा। संविधान का झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेष अधिकार में महत्वपूर्ण अंतर है। अमेरिकी संघवाद और संवैधानिक बनावट समतोल है, लेकिन भारतीय संघवाद जो संवैधानिक रूप से असमतोल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया कि जो संघवाद होता है वो राज्यों का संगठन होता है, वो अपनी इच्छा से संगठन में सम्मिलित होते हैं, लेकिन भारतीय संघवाद में इसकी स्थिति विपरीत है। भारत के जो राज्य हैं आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन किसके अधीन? केंद्र के अधीन। उनको अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन उनको खुली स्वतंत्रता नहीं है। कुछ एक इकाइयों में विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात का ध्यान रखा गया है कि इन इकाइयों के साथ संबंध अनूठे बने रहे अथवा इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। जैसे भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय इस आधार पर किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इस प्रदेश को स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी, एकमात्र प्रदेश जिसका अपना संविधान है। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 371 के तहत भैया पूर्वोत्तर, जो भी मैंने 7 सिस्टर का नाम लिया, प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। अब हम कहेंगे 370 अनुच्छेद तो हटा दी गई। हाँ, 370 धारा अनुच्छेद, अब आप समझो इस बात को। तो 370 अनुच्छेद है क्या? 370 अनुच्छेद के अनुसार ये किया गया था, जब हमारा डिवाइडेशन हुआ, पार्टीशन हुआ 1947 में, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब ये जम्मू कश्मीर की ऐसी रियासत थी कि ये न तो भारत में सम्मिलित होना चाहती थी और न ही पाकिस्तान में। ऐसी स्थिति में इन पर काबाइली हमला हो गया, पाकिस्तानियों ने काबाइली हमला किया, और इस आधार पर जब वहां के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने आनन फानन में भारत में सम्मिलित होने के लिए निर्णय दे दिया और उन्होंने विलय पत्र पर साइन करा दिया। लेकिन इसका एक आधार बनाया गया कि जब ये शांति स्थिति हो जाएगी, सामान्य स्थिति आ जाएगी, तो यहाँ की जनता से क्या कराया जाएगा? वोट डलवा के, यानी कि मताधिकार का दर्जा लिया जाएगा। मताधिकार के आधार पर इनसे निर्णय लिया जाएगा कि ये भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। इसके तहत इनको उस समय के लिए टेम्परेरी सुविधाएं दी गई कि ये अपने आप में स्वतंत्र रहेगा, इसकी खुद की पॉलिसी रहेगा, खुद का संविधान रहेगा, और जब वहां के मुख्यमंत्री था उस समय, जिस समय ये सुविधाएं की गई थी, उस समय वो प्रधानमंत्री कहलाता था, बाद में इसको मुख्यमंत्री कहा गया। तो ये सारी सुविधाएं इनको 370 के आधार पर मिली। लेकिन वर्तमान में हमारे जो शासन व्यवस्था है उसमें 370 को हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है।
इसमें नागालैंड की बात आई तो नागालैंड में भी इसी तरह 371 के तहत इनको विशेष दर्जा दिया गया। इसमें यह अनुच्छेद सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि अप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा करता है। मतलब बाहर के लोग यानी दूसरे राज्य के लोग नागालैंड में प्रवेश नहीं करते। बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे प्रावधानों का लाभ मिला है। भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है। हालांकि इस विधान के मूल रूप में क्या यह बात कही गई, परंतु आज भारत एक बहुभाषिक संघ है। बहुभाषिक संघ मानते हैं ना, क्योंकि हमारे भारत में जो राज्य हैं उनमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हर बड़े भाषाई समूह की राजनीति मान्यता है और उन्हें परस्पर बराबरी का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान बनाने के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। कहने का मतलब ये है कि हमारी भाषा, हम कहते हैं रंग भाषा भेद अनेक है, लेकिन हम फिर भी क्या है, भारतीय हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिकता है कि हम भारत के नागरिक है। चाहे हमारी कोई भाषा है, चाहे हमारा कोई रंग है, चाहे कोई हमारा धर्म है, चाहे कोई हमारी रूप है, हम इनको इग्नोर करते हैं और उसके बाद हम एक भारतीय कहलाते हैं। भारत में भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धा बहुविध अस्मिताओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट देता है। तो हमारे ये भी समझ में आ गया। अगला हम देखते हैं पॉइंट हमारा राष्ट्रीय पहचान। राष्ट्रीय पहचान मतलब एक राष्ट्र की जिन जिन आधारों पर पहचान की जा सकती है उसको हम राष्ट्रीय पहचान कहते हैं। जैसे हमने देखा कि कहीं भी हम तिरंगे झंडे को देखते हैं तो सब लोग फट से पहचान लेते हैं कि किस देश का झंडा है, भारत का। विदेशों में जब भी हम देखते हैं अमेरिका के जो सितारे रहते हैं और मून रहता है तो उसको हम पहचान जाते हैं कि किस देश का झंडा है, अमेरिका का झंडा है। इस प्रकार ये क्या हो गई, हमारे देश की एक पहचान हो गई। जैसे हमारा एंथम बजता है, यानी कि हमारा जो राष्ट्रगान बजता है, कैसे, जनगण मन वाला, तो हम तुरंत पहचान जाते हैं ये किसका है, भारत का है। ऐसे हमारे राष्ट्र गीत है, कौन सा, वंदे मातरम वाला, जहां कहीं भी बजता है हमें तुरंत एहसास हो जाता है कि हमारे भारतीय गीत है, यानी कि हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो ये सब क्या है, हमारी राष्ट्रीय पहचान है। इस संबंध में कुछ बातों पर गौर करें, ऊपर चर्चा यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा राष्ट्रीय पहचान भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है। भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। फिर भी कहीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र पहचान को वरीयता प्रदान की जाती है। जैसे इस धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के बहुविध बहस स्पष्ट किया गया। संविधान ने ऐसे निर्वाचन मंडल की बात नकार दी। पृथक निर्वाचन मंडल की बात को भी नकारने का कारण यही था। पृथक निर्वाचन मंडल समझ गए ना, हमने देखा था कब, 1909 में जब ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ शासन करती थी तो उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल लाया था। उसके दौरान क्या किया था, मुसलमानों को अपने मुसलमान प्रतिनिधि चुनने पड़ेंगे, हिंदुओं को अपने हिंदू प्रतिनिधि चुनने पड़ेंगे। तो ऐसे उन्होंने पृथक यानी कि लोगों को बांट दिया था, किसके आधार पर, निर्वाचन के आधार पर। तो इन सबको हमने क्या किया, नकारा, और उनको नकारने के बाद धार्मिक समुदायों में पैदा होता है, इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा को खतरा होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम आपस में किसके आधार पर, धर्म के आधार पर अपने आप को बांट लेंगे तो क्या होगा, देश तो टूटेगा ही। इससे राष्ट्रीय जीवन सहजता में बाधा पहुंचती है। यानी कि जो हम अपने राष्ट्र को एक मानते हैं उसमें अगर विभिन्न धर्म रहेंगे, विभिन्न राष्ट्र में विभिन्न भाषाएं रहेंगी तो राष्ट्र को तो क्षति पहुंचेगी। लेकिन हमने राष्ट्रीय संस्कृति को सहेजते हुए, विभिन्न भाषाओं को समेटते हुए, विभिन्न संस्कृतियों को एकजुट प्रदान करते हुए राष्ट्रीय पहचान हमारे देश में दी है। इसके आगे देखते हैं प्रक्रियागत उपलब्धि। हमने 5 केंद्रीय विशेषताओं की बात देखी। उनमें क्या कहा गया, अव्वल तो ये कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक के विचार विमर्श में है। हम इस बात को जानते हैं कि भारतीय समूह और हितों की संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी नहीं हो सकी, लेकिन इस सभा की बहसों से यह बात स्पष्ट हुई कि संविधान निर्माताओं का नजरिया यथासंभव सबको शामिल करने का था। यानी खुलापन इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों की तुलना बल्कि तर्क बुद्धि से तोल पर रखने को तैयार थी। दूसरा क्या कह रहा है, सुलह और समझौते के जज्बे का भी पता चलता है। सुलह और समझौते जैसे शब्द हमेशा क्या होते हैं, नकार के भाव से नहीं देखना चाहिए कि भाई हमने कोई ऐसी बात नकार दी इसके कारण हमें सुलह करनी पड़ी, समझौता करना पड़ा। हर समझौता बुरा ही नहीं होता। हम समझते हैं कि हमने अपने
इमोशंस को, अपने मूल्यों को ताक पे रख के हमने ये समझौता कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर समझौता बुरा नहीं होता। स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज सौदा कर लिया जाता है तो यह समझौता बुरा नहीं होता, बुरा है। परंतु किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल कर लिया हो, यह सौदा क्या हो जाएगा? बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया होता है। ऐसे समझौते में आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। इस बात पर अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास जो चीज होनी चाहिए परंतु नहीं है, फिर भी हर चीज थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से उंगली उठाने लायक नहीं है। संविधान सभा इस बात पर अडिग थी कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय किससे होना चाहिए? सर्वानुमति के आधार पर होना चाहिए। हमने देखा कि हमारे जो संविधान निर्माण हुआ उसके कितने समय लगे उसको बनने में। कितना समय लगा सबको ध्यान है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्यों इतना समय लगा ना? क्यों लगा इतना टाइम? इतना टाइम इसीलिए लगा कि जब कोई ऐसा मुद्दा आता था जिस पर बहस होती थी तो वो बहस लंबी चलती थी। बहस चलती थी लेकिन कोई खुद निजी व्यवस्था के लिए नहीं चलती थी कि कोई हमारा निजी हित टकरा रहा है और उसको लेकर के हम बहस करें। नहीं, ऐसा नहीं था। उस मुद्दे को यानी कि उस विधेयक को ऐसा सफल बनाने के लिए कि वो सबसे अच्छा साबित हो सके, इसके लिए बहस चलती थी। और वो बहस का परिणाम क्या निकलता था कि जो सर्वश्रेष्ठ होता था, सबके लिए हित में होता था, वो बात सामने निकल करके आती थी। इसलिए हमारे संविधान को बनने में इतना समय लगा। आगे का जो हम चैप्टर है इसका हम आगे करेंगे। धन्यवाद।